नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तराखंड के जोशीमठ के तपोवन टनल में 50 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। टनल के अंदर फंसे 30 से ज्यादा लोग तक पहुंचने की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए मशीनों की मदद से टनल के अंदर जमा मलबे को निकालने का काम हो रहा है ताकि वहां फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। हालांकि टनल के अंदर इतना मलबा है कि उसे जल्द हटा पाना आसान नहीं है। आईटीबीपी के 300 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 2 दिन पहले ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब में अब तक 31 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 197 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश हो रही है और सलामती की दुआ की जा रही है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इनसे समझिए कि हालात कितने विकट हो रहे हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें तबाही के निशान अभी भी वहां पर लगातार गहराते हुए, वहीं अब भी टनल में लोग फंसे हैं, जिसमें संख्या जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है लगभग 197 लोग ऐसे हैं जो अभी भी टनल के भीतर हैं या फिर लापता हैं। वो कहां हैं, किन हालात में हैं, इस बात को लगातार जो ऑपरेशन में शामिल लोग हैं, जवान हैं, वो पड़ताल करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन बहुत दुखद हादसा ये हुआ ग्लेशियर की वजह से। ग्लेशियर किस तरह से टूटा और उसके बाद इतनी ज्यादा पानी का बहाव हुआ इन इलाकों में कि इस तबाही का मंजर और ज्यादा बड़ा होता चला गया। एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा पा रहा क्योंकि जो मलबा बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन की कमी होगी ना पानी की, क्योंकि 2.5 किलोमीटर लंबी टनल है, ऊपर नीचे सब मिला के उसकी 2 लेयर हैं। हाइट के वर्टिकली देखें तो 2 लेयर में है और कहीं घुमावदार टनल है, तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पानी चूँकि चाहे मलबा भी आया तो साथ में पानी भी तो आया ही होगा, तो कहीं ना कहीं पानी थोड़ा बहुत तो स्टोर होगा ही। तो इसलिए मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें तो होगी। पर यही है कि अगर वो पहले झटके में मलबे में दब गए होंगे तब तो बचना मुश्किल है, किंतु अगर वो कहीं उनको रश करने का मौका मिला होगा जहाँ तक मलबा नहीं पहुँचा या लेवल चेंज करके, तो वहाँ उनके बचने की संभावना है पूरी। और रविवार सुबह अचानक पहाड़ से उतरी लहरों ने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। जोशीमठ से उतरा सैलाब जिस रास्ते से गुजरा वहां सब कुछ तहस नहस हो गया और इसी दौरान एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले 12 लोग वहां एक साथ फंस गए और इन लोगों ने अपनी आंखों से जल प्रलय देखा और उन खुशनसीब लोगों में से ये हैं जो आज दुनिया को अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा हैं। जिन्होंने मौत को मात दी है वो आज न्यूज़ 18 पर है। चलिए उनकी जुबानी जल प्रलय की कहानी सुनते हैं। तपोवन में रविवार को जिस वक्त सैलाब आया था उस वक्त कई लोग वहां पर फंस गए थे, जिसमें से लगभग 12 से 16 लोगों को बचाया गया था। और उन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो ये लोग हैं ये सभी उस वक्त थे जिनको वहां से निकाला गया था, रेस्क्यू किया था। बात करते हैं उनसे कि किस तरह के हालात थे उस वक्त और कैसे आप लोग वहाँ पर फंस गए थे जब काम कर रहे थे। तो 11 बजे के समय हम लोग बाहर बुला रहे हैं। बाहर तो थोड़ी देर हम 5 मीटर 10 मीटर इधर बाहर के तरफ चलने से ही पूरा पानी एक ही दम पानी आ गया, हमारा सबको मार दिया पानी। उसी समय हम लोग राड पकड़ के ऊपर चढ़ गया, बचाने के लिए देखा है। 2 मीटर का पानी आगे अंदर आ गया। हम तो 1.5 मीटर का आदमी है, वो गिर गया तो भी पानी में तो ठंडा बर्फ बन जाएगा, इसलिए तो हम ऐसा ही लटक गया ऊपर, सरिया पकड़ के ऐसा ही खड़ा हुआ है। बाद में लाइट, मोबाइल का लाइट डाल के देखा है, थोड़ा पानी का रुकावट हुआ है। पानी रुकने के बाद हम लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला है। ऐसा जब आप लोग आगे बढ़ रहे थे तो क्या हालात कैसे लग रहे थे, क्योंकि मलबा और पानी जो है वो परेशान नहीं सर, पहले पानी आया तो मलबा तो बाद में आया। पहले हमको क्या कहा कि बाहर आओ, तो भाग के हम जैसे आगे आने लगे तो एक हवा सी आई पहले, तो वो हवा टकरा के हमने सोचा कोई बाहर कुछ सिलेंडर वगैरह फटा है। तो जब आगे आगे दौड़े तो फिर पानी का बहाव आ गया अंदर और वो तेजी से भाग के हमको पीछे ले गया। फिर वहाँ से धकेल के हम फिर ऊपर जेसीबी खड़ी थी काम के लिए, फिर वहाँ पे जेसीबी में खड़े हुए और खड़े होने के बावजूद हमारे कपड़े भाई लोगों ने चेंज किए। फिर वहाँ से पाइप के रास्ते से पूरे 3 घंटे लगे आगे फेस की तरफ आने में। सभी लोगों ने, आप लोगों ने पाइप भी पकड़ा था? हाँ सर, हाँ सभी लोगों ने पाइप पकड़ा हुआ था। हाँ 12 लोगों ने, और एक अंधेरा हो गया था ना अंदर, तो एक दूसरे को आवाज़ लगाई कि कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। तो सब लोगों ने आवाज़ सुनाई, एक दूसरे को बताया गया कि यार ये कहाँ पे है, फोरमैन कहाँ पे है, सिविल वाला कहाँ पे है, जियोलॉजिस्ट कहाँ पे है, वेल्डर कहाँ, ब्लास्टर कहाँ है। तो ऐसे ऐसे करके हम इकट्ठा हो गए। तो हमको 2 या 3 घंटा लग गया इकट्ठा होने में ही। पाइप पकड़े हुए थे हम ऊपर, दलदल नीचे पानी था दलदल, और हम सरिया पकड़ के ही खड़े थे ऊपर, सरिया पे ही टके हुए थे ऊपर।
सबसे ऊपर पोर्टल सबसे ऊपर सरिया टंग के सरिया पे ही के अंदर हाँ टनल के अंदर ही 300 मीटर पीछे 350 मीटर 300 मीटर पीछे तो सरिया पे ही टके हुए थे, एक दूसरे को ऐसे ही आवाज लगा रहे थे हम। कितने मीटर आप लोग ऊपर पकड़ पकड़ के निकल के आए? हम है 2 मीटर और 2.5 मीटर 2.5-3 मीटर 3.5 मीटर ऊपर टनल पकड़ के और पाइप पे चढ़ के एक तरफ से बाहर आए हम 300 मीटर पीछे से और आगे फेस पे आए सारे आदमी 12 आदमी। 300 मीटर आप लोग चले हाँ गए। चले पाइप पे चले सरिया पकड़ के चले हम। उम्मीद लग रही थी कि बच जाएंगे क्योंकि हालात ऐसे थे, पानी बढ़ रहा था, अंधेरा था, मोबाइल स्विच ऑन होना बहुत मुश्किल था, आवाज़ नहीं आ रही थी किसी की। सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार गौतम है, मैं सीनियर फोरमैन सिविल उस साइड पे कार्यरत हूँ और ये हमारी 12 आदमी की जो टीम थी वो मेरे अंडर में वहाँ काम कर रही थी। करीब 11 बजे का टाइम था, अचानक बाहर से फ्लाइट की हवा आई, उधर से तुरंत लाइट कटी। तो मैं सोचा किसी ने लाइट काट दी, हो सकता है गांव वाले आए हों या जो भी आए हों, लगता लाइट कट गई है। तो उधर से आवाज़ आई सब लोग बाहर आओ बाहर आओ। तो मैं लड़कों को संभाला कि आप लोग रुको यहीं, मैं देख के आता हूँ बात क्या है। तो मैं करीब 20 कदम जैसी आगे बढ़ा, आगे बढ़ता है तो जैसी फ्लाइट सी आती है और वाटर से और ग्लेशियर टाइप का आया। तो मैं सबको बताया कि देखो भाई ग्लेशियर फट चुका है, ये बर्फ़ का पानी है और अब हम लोग सही सलामत जगह पे सब लोग जहाँ हो वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो हमारे कहने के आधार पे सब लोग जो जैसी थे उसी स्टैंडर्ड पे खड़े होने लगे। वाटर लेवल बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते हमारा जो स्पिलवे का है करीब 2.5 मीटर का है, उस 2.5 मीटर के ऊपर से पानी जैसी बढ़ा तो हमारे सब लोग मैंने घबराने लगे कि अब नहीं बचेंगे अब नहीं बचेंगे। मैंने कहा हाँ यार अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन तुम लोग घबराओ मत। अचानक 10 मिनट बाद पानी का लेवल स्तर थम गया। थमने के बाद मैंने सब लोगों से बोला कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम सब लोग जीवित रहेंगे और आप लोग घबराना नहीं है, हम सबको सुरक्षित लेके जाएंगे, पहले आपको निकालेंगे बाद में हम निकलेंगे। आपने देखा होगा लास्ट में एक वीडियो वायरल हुआ तो दोनों वो मेरा था। मैंने कहा सब लोगों से तुम लोग हताश मत हो, हम लेके जाएंगे तुम लोगों को, आपको निकालेंगे पहले बाद में हम निकलेंगे। तो हमने पूरी टीम को 2.5 घंटे लगे और अपने पोर्टल तक लेके गया। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सामने मौत देखी थी लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज ये जीवित हैं और लगभग 12 लोगों को खुद अपनी हिम्मत देकर इन सभी ने एक दूसरे का साथ दिया और उसके बाद बचकर बाहर निकल कर आए। तो जो लोग बच गए उनकी कहानी आपने सुनी। तपोवन से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं और तपोवन हेलीपैड से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले दीपक बिष्ट आपका रुख करना चाहूंगी। आपने उन लोगों की कहानी हमें सुनाई जो इस बड़ी आपदा से बचकर बाहर निकले हैं। अभी रेस्क्यू की रफ्तार क्या है, इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए प्रीति, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी भी बदस्तूर जारी है और मैं यहाँ पर से इस वक्त दूसरी तरफ से मैं दिखाना चाहूँगा उस बैराज के पास मैं पहुँचा हूँ जहाँ से ये पूरा तांडव जो है इस बैराज को तोड़कर आगे पहुँचा था। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन जो हम सुबह भी बता चुके हैं कि अभी भी 50 से 60 मीटर की दूरी जो बनी हुई है वो है सिर्फ उस जगह की जो जंक्शन है जहाँ पर 27 लोगों के होने की उम्मीद है और वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी है और यही एक आशा एक उम्मीद यहाँ पर जताई गई है कि उस ऑक्सीजन लेवल के जंक्शन तक पहुँचा जाए जहाँ पर ये कर्मचारी है। और वहाँ पर एजीएम जो यहाँ पर जीत ठाकुर काम करते थे, लगभग उनकी 55 से 60 साल की उम्र है, वो भी मौजूद थे, उनकी गाड़ियाँ थी, सभी अधिकारी थे, कई इंजीनियर्स हैं वहाँ पर। तो उम्मीद एक जताई जा रही कि उस जंक्शन तक पहुँचा जाए और जो 50 से 60 मीटर का है उसको उस तक पहुँचने के लिए अभी भी इन्हें लगभग रात तक लगातार काम करना होगा, उस मलबे को हटाना होगा क्योंकि मलबा निकालना सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है और एक मशीन या 2 मशीन के जरिए जो लोडर होते हैं उसके जरिए निकाला जा रहा है। तो अभी भी उम्मीद एक लोग बना रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस मलबे को निकाला जा सके और उन 27 लोगों तक जंक्शन तक पहुंचा जा सके। जी, और इसी के साथ ही दीपक रावत, तपोवन हेलीपैड पर आप मौजूद हैं, वहां की क्या तस्वीरें आ रही हैं? प्रीति, इस हेलीपैड को अस्थायी रूप से तैयार कर दिया गया है। हालांकि ये इसलिए तैयार किया है जो कि आसपास के गांव हैं, जो गांव बिल्कुल कट चुके हैं मुख्य रास्ते से, उन गांवों तक यहां से सामान पहुंचाया जाता है और लगातार यहां से कई ऐसे लोगों को भी ले जाया गया जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो गाँव में फंसे हुए थे, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उन लोगों को भी लगातार यहाँ पर लाने का काम किया जा रहा है। हालाँकि आज का काम रुक चुका है और अब कल फिर से शुरू होगा। लेकिन इस पूरी जगह की बात करें, सामने जो गाँव आप देख रहे हैं ये दरअसल वो 2-3 गाँव हैं जो पूरी तरह से कट चुके हैं।
हैं, यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए आज एक वैकल्पिक रास्ता भी तैयार किया जा रहा है। एक ट्रॉली वाला पुल तैयार किया जा रहा है जिसे शायद कल शाम तक तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी एकमात्र रास्ता हेलीपैड का है, हेलीकॉप्टर का है। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, इस तरीके से जो राशन है, राशन की किट बनाकर अलग अलग गाँव में भेजी जाती है, वहाँ पर छोड़ी जाती है ताकि लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल ना वहाँ पर झेलनी पड़े। तो ये तमाम इलाके हैं। साथ ही साथ ये नज़र आपको ये सामने जो गांव आ रहा है, ये सामने ये ढाक गांव है। ये गांव दरअसल उस एनटीपीसी पावर प्लांट के बिल्कुल नज़दीक का गांव है। और इस गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस पावर प्लांट में काम करते थे, जिसमें से कुछ लोग बच गए हैं लेकिन आधे से ज़्यादा लापता हैं। तो पूरा का पूरा गाँव के जो लोग हैं वो भी लगातार नीचे जाते हैं अपने लोगों की तलाश में, लेकिन अभी तक जो लोग मिले हैं उसमें इस गाँव का कोई नहीं मिल पाया है, इसलिए तलाश इनकी भी जारी है। आपदा की तस्वीरें भी बेहद भयानक है और इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है। तपोवन टनल में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग के भीतर 200 मीटर तक मलबा घुस चुका है, जिसे निकालने का काम जारी है। न्यूज़ 18 इंडिया को टनल के अंदर का नक्शा हाथ लगा है। उम्मीद की जा रही है इससे जिंदगी की तलाश में मदद मिलेगी। पूरे नक्शे में दिखाया गया कि कैसे काम करना है। टनल में जाने के लिए अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढा जा रहा है। प्रोजेक्ट इंजीनियरों के साथ मीटिंग कर सॉफ्ट खोलने की, जो शाफ्ट है वो भी खोलने की तैयारी की जा रही है। शाफ्ट खोलने के जरिए एसडीआरएफ के जवानों को टनल में भेजने की तैयारी भी है। 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग में बचाव दल के सदस्य 150 मीटर तक पहुंच चुके हैं और वहां तक का मलबा निकाला जा चुका है। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों के मायने बहुत अहम है इस वक्त, क्योंकि जहां एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ टनल का वो नक्शा मिल चुका है जिससे बहुत मदद मिल सकती है। दीपक रावत, ये नक्शा इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये किस तरह से मददगार है? क्योंकि ये कहा जा रहा है सुरंग के 150 मीटर तक पहुंच चुके हैं जवान जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं। मदद दरअसल मशीनों की ली जा रही है प्रीति इसमें, क्योंकि मशीनों के ज़रिए ही पहले तमाम जो मलबा था उसको हटाया गया, क्योंकि मलबा इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर किसी भी रेस्क्यू टीम का पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसे में बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए पहले मलबा हटाया गया, उसके बाद आज कई सारी वहाँ से लाशें बाहर निकली हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक टनल के पास ही एक और टनल बनाने की तैयारी की जा रही है। जो नक्शा ये हाथ लगा है, इससे ये जाँच की जा रहा है कि इसके बगल में अगर कोई टनल बनाई जाती है तो उसके ज़रिए क्या उन जगहों तक पहुँचा जा सकता है जिन जगहों पर लोग मौजूद हो सकते हैं। सुबह जो आईटीबीपी के एडीजी हैं उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि शायद कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं वहाँ पर जो अभी भी जिंदा हों, इसलिए ऑक्सीजन के लिए भी वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि कोशिश ये भी रहेगी कि अगर कोई लोग जिंदा वहाँ पर बचे हैं तो उन्हें जिंदा बाहर निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें अभी तक देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक लाशें बाहर निकल रही हैं, तो मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन समय से ही काम करना होगा, जल्दी ये काम करना होगा, ये रेस्क्यू टीम को भी पता है, इसलिए कोशिश दिन रात की जा रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके। बिल्कुल, क्योंकि 48 घंटे का ये बहुत ही मुश्किल वक्त है और ऐसे में किया गया कार्य बहुत मदद कर सकता है उन लोगों के लिए जो इस टनल के भीतर फंसे हैं। टनल के अंदर जिंदगियां फंसी हुई हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश जारी है और एक मशीन टनल के अंदर जाती है और मलबा लेकर बाहर आती है और इसे लोडर कहते हैं। टनल से मलबा निकालने का काम कैसे हो रहा है, हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जरूर देखिए। हम इस वक्त तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट में हैं और मैं उस लोडर को दिखाऊंगा। ये वही लोडर है जो पिछले 3 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहा है। सिर्फ एक ही लोडर है जो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी कंडीशन भी आपको दिखा दूँ, क्योंकि जब लोडर काम करता है तो वो भारी जो गर्त है, गीला पानी, मलबा, उसको निकालने के लिए इसकी ताकत चाहिए होती है। लेकिन आप देख सकते हैं इसकी कंडीशंस को देखकर ये लगाया जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर इसका काला ऑयल यहाँ पर निकल रहा है। परेशानी है क्योंकि बार बार इसको यहाँ पर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रोका जाता है ताकि इसकी जो पावर हो उसको दोबारा से बनाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है, जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ये बोला है कि एक दूसरा लोडर यहाँ पर भेजा जाए ताकि जो सिचुएशन है, मलबा जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप इस पूरे लोडर की हालत देखेंगे क्योंकि इसको बार बार नहीं लगाया जा सकता। लगभग 24 घंटे अगर ये काम करेगा तो इसका इंजन पूरा ख़राब हो जाएगा और यही वजह है जो इसके नीचे भी आप देख सकते हैं गर्मी जो होती है, जब वो ज़्यादा काम होता है, जो ताकतवर काम है, उसके बाद इस तरह के हालात हो जाते हैं कि लोडर काम करने से मना कर सकता है। और यही वजह है कि इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। और इस तरह के लोडर अगर यहाँ पर 2 से 3 और सरकार की तरफ से अगर भेजे जाते हैं
तो उससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो मलबा हटाने का काम लगभग 48 घंटे से चल रहा है, यहाँ के आसपास के गांव के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसको पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो जवान काम कर रहे हैं उनको सुविधा मिलेगी, लेकिन जो लोडर है ये यहाँ पर इसी तरह से लगभग हर 1 घंटे के बाद उसे रेस्ट देना पड़ता है ताकि उसकी जो है कैपेसिटी उसको बनाया जा सके। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिमांड है, ताकि हम भी प्रशासन से ये डिमांड करते हैं कि 1-2 लोडर जो अब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आप जरा प्लीज बाद में समय बड़े दयालु है अध्यक्ष जी, बाद में समय मांगिए। जी माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मैं वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। 7 तारीख को उत्तराखंड के चमोली में एक दुर्भाग्यपूर्ण हिमस्खलन हुआ और उसके बाद में जो घटनाएं हुई इससे हम सब विदित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन इसका संज्ञान लेते हुए सूचनाएं भी दी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के सभी अधिकारी पदाधिकारी से बात भी की। और उसी क्षण से हमारे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी गृह विभाग के कंट्रोल रूम में सतत इस पर नजर बनाए हैं। कल शाम तक की जो फैक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि पोजीशन बदलती रहती है, कल शाम तक की 5 बजे की सारे तथ्यों को एक वक्तव्य के रूप में मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने रखता हूं। 7 फरवरी 2021 को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में एक हिमस्खलन की घटना घटी, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में अचानक काफी वृद्धि हो गई। ऋषि गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण एक बाढ़ आई, उससे 13.2 मेगावाट का कार्यरत छोटी जल विद्युत परियोजना बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया है कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं रह गया है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार ऋषि गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 5600 मीटर ऊंचाई पर एक ग्लेशियर के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ, जो ग्लेशियर लगभग 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का था, जिसके कारण ऋषि गंगा नदी के निचले क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बन गई। उत्तराखंड सरकार से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अभी तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 6 लोग घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 197 व्यक्ति लापता है, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139 व्यक्ति, ऋषि गंगा कार्यरत परियोजना के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल हैं। राज्य सरकार ने यह सूचना विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इकट्ठा कर दी है, जिसमें परिवर्तन संभव है। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। ऋषि गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहरनिश जारी है। साथ ही साथ लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। घटनास्थल के नजीक 13 छोटे गांव एक पुल से जुड़े हुए थे। पुल बह जाने के कारण संपर्क कट गया है। इन गांवों के लिए रसद और जरूरी मेडिकल सामान
हेलीकॉप्टर द्वारा लगातार पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया की जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हैं। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक ईटीएफ इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रही है। एक मेडिकल कॉलम, 2 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में के लिए पहुंच चुकी है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशीमठ में भी एक आर्मी का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटनास्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रात भर के अथक प्रयास के बाद आर्मी द्वारा टनल के मुंह पर पड़े मलबे को साफ कर लिया गया है। हमारे लोग काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग को जो कर्मचारी अलकनंदा और गंगा बेसिन हरिद्वार तक में कार्यरत है, उनको अलर्ट पर रखा गया है। सशस्त्र सीमा बल की एक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की एक टीम भी हिमस्खलन की निगरानी कर रही है, जो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। एनटीपीसी के सीएमडी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग दिनांक 7 फरवरी को ही 4:30 बजे कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों को समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य प्रशासन को सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। एसडीआरएफ की 2 टीमें भी राहत में जुटी हुई है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग की 7 टीमें, 8 एम्बुलेंस, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के साथ वहीं पर तैनात है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी 5 हेलीकॉप्टरों को बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात किया हुआ है। घटना के बाद सभी जगह बिजली की बहाली पूर्ण कर दी गई है। बीआरओ और राज्य पीडब्ल्यूडी द्वारा 5 पूर्ण रूप से टूटे हुए पुलों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोर्स SDRMF में लगभग 1000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है उत्तराखंड राज्य के लिए, जिसमें से केंद्र का अंश 468 करोड़ रुपया जारी कर दिया गया है। मैं सदन को केंद्र की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राहत और बचाव कार्य के लिए सभी संभव उपाय राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर केंद्र की ओर से किया जा रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम उठाना जरूरी है उसको भी उठाने में केंद्र सरकार की पूरी तैयारी है। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो आपदा आई है इस वक्त उत्तराखंड में, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड आपदा की घटना पर उन्होंने दुख जाहिर किया है। ग्लेशियर टूटने के बाद जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं और सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है सरकार की वो ये कि जो लोग लापता हुए हैं उनकी तलाश जल्द से जल्द की जाए, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। 197 लोग अब भी लापता हैं, ये गृह मंत्री ने जानकारी दी है सदन में। और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक 24 लोगों के शव बरामद हुए हैं। ऐसे में जिन परिवारों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा वो वक्त बीतने के साथ साथ मायूस हो रहे हैं। हालांकि राहत बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। उधर यूपी सरकार ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया है।
दर्द में डूबे कई परिवार। त्रासदी के दौर में अपनों का इंतजार। कई परिवारों को मिला जिंदगी भर का जख्म। और कोई बता देंगे? उत्तराखंड में 2 दिन पहले आया सैलाब तो थम चुका है, लेकिन अब उन परिवारों के आंसू नहीं थम रहे जो अब तक मलबे में फंसे हुए हैं। किसी को बेटे का तो किसी को पिता का इंतजार है और किसी की नजरें भाई की राह देख रही हैं। इस त्रासदी की खबर के बाद तो कई परिवारों में चूल्हे भी नहीं जले। हालांकि अपनों के लौटने की उम्मीद बाकी है, लेकिन दिन बीतने के साथ मायूसी बढ़ती जा रही है। जब से गए हुए कोई पता नहीं आया। कल से हमारे बच्चे भी इतने ही रो रहे, हम भी इतने ही रो रहे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की इस हादसे के बाद से कोई खबर नहीं मिलने की वजह से परिजन बेहद परेशान हैं। ऐसे में बेबस परिवार वाले प्रशासन और सरकार से आस लगाए बैठे हुए हैं। सरकार से तो यही उम्मीद है जी कि मतलब जो है हमें वहाँ से कुछ सूचना मिले, हमें अपना आदमी मिले जी। इसी तरह अमरोहा से भी 5 लोग इस हादसे के बाद से लापता हैं। उत्तराखंड में काम करने वाले इस परिवार के बेटे ने 3 दिन पहले लौटने का वादा किया था, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है। तपोवन रुकेंगे और तपोवन से गाड़ी आती है हरिद्वार के लिए, ऐसे 4 बजे हम सुबह वहाँ से निकल लेंगे। तो फिर जब आने को उन्होंने कहा कि आज का काम है और हम जो निकल जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, उन सभी मजदूर परिवारों में खलबली मची हुई है जिनका अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। 5 है। अच्छा, क्या काम करने वहाँ पर गए थे? टावर लाइन है, टावर का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा करीब 30 मजदूर इस सैलाब की जद में आए हैं। जिन परिवारों को अपनों की गुमशुदगी की खबर मिली, वहां मातम पसर गया। लेकिन इस बेबसी और मायूसी के माहौल में भी ना तो राहत बचाव की टीम, ना उम्मीद है और ना ही सरकार। आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत सेना के जवान लगातार सुरंग से मलबा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने डीआईजी, डीएम, एसपी समेत राहत बचाव के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और हालात का जायजा लिया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जब तक सुरंग के आखिरी छोर तक नहीं पहुंचेंगे, रेस्क्यू जारी रहेगा। मेडिकल फैसिलिटीज है, कम्युनिकेशन है, और जो लोग प्रभावित हैं उन तक अगर कोई राहत की आवश्यकता है तो राहत उनको ठीक से मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई है। और मैं जो काम चल रहा है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि बहुत बेहतर तालमेल के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए, रेस्क्यू तब तक चलेगा जब तक अंदर हम आखिरी छोर तक, जहाँ तक संभावनाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँचते। उधर यूपी सरकार ने भी परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 और व्हाट्सएप नंबर 9454441036 जारी किया है, जिसके जरिए परिजन कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही सरकार ने पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और इस त्रासदी की भेंट चढ़ गए लोगों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही यूपी सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करें। वहीं जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के साथ गृह मंत्रालय को पीड़ित परिवारों से संपर्क करने का निर्देश भी दिया। साथ ही घायलों के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
एक ओर जहां उत्तराखंड सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो यूपी सरकार भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तपोवन के पास एक अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए उन गांवों में राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है जहां कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी है। साथ ही फंसे हुए लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। इस वक्त जोशीमठ में हम लोग मौजूद हैं और उन गांव में जो गांव बिल्कुल कट गए हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, उन गांव तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लेबर पहुंचाई जा रही है ताकि वहां पर वैकल्पिक रास्ते जो हैं वो तैयार किए जा सकें। एक हेलीकॉप्टर आया है और उसमें देखिए किस तरीके से जो है वो राशन जो है वो ले जाया जा रहा है साफ तौर पर। और उसमें आप देख सकते हैं लेबर जो हैं उनको भी ले जाया जा रहा है क्योंकि एक ब्रिज जो है तैयार करना है, एक ट्रॉली तैयार करनी है ताकि उस पार जितने भी गांव हैं, गांव के लोग हैं वो इस तरफ आ सकें या इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकें। तो ये देखिए इसी प्रकार से राहत सामग्री जो है हेलीकॉप्टर की मदद से उन तमाम गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है जो गाँव पूरी तरह से कट चुके हैं। लगातार हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, कई बार इनको 2-2, 3-3 बार चलना होता है एक हेलीकॉप्टर को, और ये कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की राहत सामग्री की कमी ना हो। लगातार कोशिश की जा रही है। जोशीमठ जगह से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और अभी देखिए ये तमाम जो सामान है वो अब रखा जा रहा है हेलीकॉप्टर में और लेबर जो है वो बैठ चुकी है और 4 से 5 लेबर इसमें ले जाई जा रही है। और तब ये सभी लोग जाएंगे आगे रेणी गांव की तरफ। रेणी गांव से एक ट्रॉली तैयार की जानी है ताकि कनेक्टिविटी तैयार की जा सके। तो इसी तरीके से सामान जो है वो हेलीकॉप्टर की मदद से अलग अलग गांव, अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा है जो पूरी तरह से कट चुके हैं और वहां पर उन लोगों को भेजा जा रहा है जो पुल बना सके, वैकल्पिक पुल जो है वो तैयार कर सके। और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार की सभी एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्यसभा सदस्यों ने उत्तराखंड आपदा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। न्यूज़ 18 पर बायजूस यंग जीनियस के चौथे एपिसोड में हमने देखा 10 साल की वंडर किड श्रीनिका को। श्रीनिका एक ओडिसी डांसर हैं जिसका हुनर देखकर एक्टर राजकुमार राव भी हैरान रह गए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing good. You do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ। कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। 2 महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए।
Thank you. It will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है, so Chauka is one of a very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं, उनका भी पोस्चर ऐसा ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठ धनु, 4 5 6 7। वाओ, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रेनिका ओनली 10 years old, और आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है। द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए।